नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने मेरे इस छोटे से प्रयास को इतना सराहा, इतनी प्रशंसा की, उसके लिए धन्यवाद। और सच बताऊं तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी एक ही वीडियो पर कमेंट भी इतने आ जाएंगे और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके भी मेरे साथियों ने मुझे बताया कि हाँ, वास्तव में आप कंटेंट ठीक डिलीवर कर रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और देखिए, जो 2-4 डाउट थे मैं वो क्लियर करना चाहूँगा। तो एक पहला डाउट ये था हर्ष शर्मा जी का कि सर, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपकी जो ये पीडीएफ है ये तो केवल कांस्टेबल के लमसम या उसके लेवल के इक्विवेलेंट है, तो क्या आप सीजीएल की प्रिपरेशन करा पाएंगे? तो हर्ष भाई, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये परसेंटेज की इकलौती और लास्ट पीडीएफ नहीं होगी, ठीक है? और आप भरोसा रखें, मैंने जब आपको बोला है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको 100% मार्क्स उसमें दिलाऊंगा, तो मैंने भी ऐसी थोड़ी बोला होगा। और आप हर्ष भाई, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम मैं उसे क्रैक कर चुका हूँ। तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या कंटेंट आपको डिलीवर करना है, ठीक है? पहली बात तो आपको सबसे पहले तो भरोसा रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको भरोसा है तो ही आप कुछ मेरे से सीख पाएंगे। अगर आप डाउट में हैं तो सीखना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात, आप भरोसा रखिए। दूसरी बात, थोड़ा सा समय होने दीजिए। जैसे जैसे मैं चीज़ें आपके सामने लेता आऊँगा, आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में चीज़ें सही चल रही हैं। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, कभी भी बहुत अच्छे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, केवल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस करने से सिलेक्शन हो जाता है, समझ गए? तो बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चनों के पीछे हमें भागना भी नहीं है, क्योंकि वो केवल हमारे मोरल को डाउन करते हैं, ठीक है? तो कल की वीडियो में हमने बातें ज़्यादा कर ली थी और क्वेश्चंस हम कम कर पाए थे। आज की वीडियो में हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो कल मैंने, और हाँ, एक लास्ट बात और बता दूं कि जो भी ये मेरे अकॉर्डिंग जो पीडीएफ तैयार कराई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चनों की, आप यदि इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से जो पीडीएफ आती रहेंगी उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा जो उन पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़कर खुद सोल्व कर सकते हैं पहले, और नहीं ना हो तो तब वीडियो आप देखो, और हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है? और आपको बेहतर तरीका यहाँ मिलेगा। हर क्वेश्चन का मैं बेहतर तरीका ही यहाँ दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन देखे थे, कल जो हमारी शीट के जो क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन तक हमने, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, और ये हमारा जो टाइप होगा, ये होगा हमारा टाइप थर्ड। ये होगा हमारा टाइप थर्ड। तो देखिए, अभी तक हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं, आज हमारा टाइप थर्ड है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, आप लिखना चाहें, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप लिखने से बचेंगे, तो आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर लिखें, नोट्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? नोट्स जरूर बनाएं आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा हूँ, जिनके पास पीडीएफ हो पीडीएफ में देखें। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए? एक आयत की लंबाई 20%। देखिए, तो इसके जो भी तरीके हो सकते हैं अच्छे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसने बात की है आयत की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयत क्या होता है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, ठीक? इस तरीके की आकृति होती है जिसे आयत बोलते हैं। जब हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये होता है आयत। और आयत की जो लंबी वाली भुजा होती है, इसे बोलते हैं लंबाई और इसे बोलते हैं चौड़ाई। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब है ये सारी चीज़ें। ये जो हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें जो भी हमारी टर्म आती रहेंगी हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके फॉर्मूले में तुम्हें बताता चलूंगा। तो देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। किसके क्षेत्रफल का? आयत के क्षेत्रफल का।
फॉर्मूला हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला कि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल का मतलब है जो प्रारंभिक लंबाई थी, अपॉन वाली वैल्यू हमेशा प्रारंभिक लंबाई होगी। तो प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 5, और ये होगी जो कि इसमें वृद्धि या कमी हुई है, यानी जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट, इसकी जो डिक्रीज हुआ है। तो इसमें वृद्धि 5 का 20% कितना, मैंने कल भी आपको बताया था कि परसेंटेज होता है ऊपर वाली वैल्यू। तो 5 का 20% कितना है, 1 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब ये है यदि लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6। ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहा है चौड़ाई में कितना परिवर्तन करूं कि क्षेत्रफल पहले जितना रहे। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहीं चौड़ाई के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, तो मैंने अपने आप चौड़ाई 1 मान ली। कुछ भी मान सकते हैं आप, 10 मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, मैंने 1 मानी। उसका रीजन बताऊंगा क्यों 1 मान ली। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 एकम 5। ठीक है जी। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अब होना चाहिए। तो पहले कितना था 5, तो नई कंडीशन में भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 5। तो हमें अब ये परिवर्तन बताना है, बस ये तो परिवर्तन बताना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो। तो देखो ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इधर वाला पोर्शन इक्वल के और इक्वल के दूसरी साइड वाला पोर्शन ये इक्वल बराबर होना चाहिए। अब देखिए बराबर नहीं है, इधर 6 है इधर 5 है, तो यहाँ मैं किसी ऐसी वैल्यू की गुणा करूँगा कि ये भी सोल्व होकर 5 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो हमें लाना है उससे गुणा कर दो। 5 ही तो करना है हमें, क्योंकि इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो जो मुझे चाहिए उसकी हमने गुणा कर दी, और जो पहले से मौजूद है उससे भाग कर दो। बात समझ पाए, जो पहले से है उससे भाग कर दो और जो हमें चाहिए उससे गुणा कर दो। अब आप देखो अगर मैं 6 से 6 को काट दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5 आ जाएगा। हो गया नहीं। तो अब देखिए पहले चौड़ाई कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 5/6। 1 थी 5/6 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 थी और 5 रह गई, तो कमी कितने की हुई 1 की, और कितने पे हुई 6 पे। तो 1/6 की कमी हो गई। भाई कमी कितने की हो गई, चौड़ाई में कमी हो गई 1/6 की। और 1/6 बराबर कितने परसेंट होता है, 16 सही 2/3% के। 1/6 बराबर कितने का होता है, 16 सही 2/3% के बराबर होता है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। और या फिर आप, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो अब ये फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 करेंगे। जब आप इसे सोल्व करोगे तब भी हम क्या आ रहा होगा, 16 सही 2/3% सोल्व कर सकते हैं आप। तो ये इसका थोड़ा बेसिक सा मेथड है, और आपको ऐसे ही आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका बहुत आसान तरीका क्या है कि आप ये देखिए परसेंटेज कितनी दी हुई है। ये कब कब लगेगा फॉर्मूला, ये तभी लगेगा जब पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंटेज आती है और इस तरीके का क्वेश्चन है तो देखिए परसेंटेज कितनी दी हुई है 20%। 20% की तो कह रहा है, हाँ जी 20% की कह रहा है। अब अगर उसने 20% की वृद्धि करी है, अगर वृद्धि करी है तो बटे में 100 में जोड़ के लिख दो, और कमी करी है तो 100 में से घटा के लिख दो। अब उसने बोला 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब यदि पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई, सॉरी 20 थी नहीं, 20 की वृद्धि हुई है तो अब कितनी हो गई 120। तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/6, और 1/6 बराबर कितना होता है 16 से ही 2/3%। यही अभी आंसर था, आपने देख लिया, यही आंसर था ना अभी। तो ये तरीका समझ में आया, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई तो उसकी लंबाई कितने % बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। तो फिर आयत की बात की है, और मैंने बताया भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जब चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। आगे जी बात समझ में, चलिए ये तो आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए अब क्या बोला है उसमें, 10% कमी की गई। 10% का मतलब है 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो 1/10 का मतलब ये है कि यदि उसकी चौड़ाई 10% कम हो गई तो पहले यदि चौड़ाई 10 थी तो अब कितनी रह गई 9। ठीक है भाई, देखो फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ, कभी आपके समझ में ना है। 10% बराबर 1/10 हो गया, और 10 का 10% कितना है 1। कमी है तो घटा दो, वृद्धि है तो जोड़ दो। और ये जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक या मूल, प्रारंभिक या मूल होगी।
प्रारंभिक होगी या फिर मूल होगी। इसका मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई 10 थी, यानी कि मूल चौड़ाई कितनी थी, 10 थी। 10 में 1 की कमी होगी तो नई चौड़ाई कितनी होगी, 9। अब देखिए इसने लंबाई में हमसे परिवर्तन पूछा है कि लंबाई में बताइए कितना परिवर्तन किया जाए। लंबाई में परिवर्तन पूछा है तो अब हमें लंबाई अगर इसने कुछ दी भी होती तब भी हम यहाँ अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल कैलकुलेशन कम करनी है जिससे कि हमारा टाइम कम लगे। तो देखिए मैंने क्या करा, अपने पास से लंबाई 1 मान ली, 1 मान ली, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना हो गया, 10। अब देखिए वो कह रहा है कि इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित का मतलब है यदि क्षेत्रफल पहले 10 था तो बाद में भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि बराबर के दोनों साइड वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, जब तो इक्वल का साइन है, इधर भी वही वैल्यू होगी, इधर भी। अब इधर 10 है तो मुझे इधर 10 बनाना है। इधर 10 बनाने के लिए जो मुझे चाहिए यानी जो मुझे बनाना है उससे तो हमने गुणा कर दी और बटे में भाग करेंगे जो यहाँ पहले से मौजूद है। अब देखिए जब 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बराबर 10 क्या आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो पहले लंबाई कितनी थी, 1, अब लंबाई कितनी होगी, 10/9। तो अगर हमने लंबाई 1 मान रखी है तो हम सीधा ये बता सकते हैं कि 10/9 होगी तो वृद्धि कितने की हुई, यानी 9 से 10 हो गई तो 1/9 की वृद्धि हुई, 1/9 की वृद्धि हुई। और 1/9 बराबर कितना होता है, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9% के। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। 1/9 बराबर कितने का होता है, 11 से 1/9% के। और अगर आपको नहीं पता तो आप सोल्व कीजिए। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर दिया। तो जब ये हो जाएगा 100/9%, 100/9%। और जब मैं इसे आगे सोल्व कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा 11 निम 99 और 100। देखिए हालांकि ये आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जब आपको 1/9 दिखेगा तो तुरंत याद आएगा 11 से ही 1/9%। फिर भी तुम अभी फिलहाल अगर नहीं जानते तो सोल्व करते चलो, कैलकुलेशन तो सीखोगे कम से कम। चलिए तो ये हो गया इसका पहला तरीका। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका जो कि मैंने अभी बताया था तुम्हें, तो जो भी परसेंटेज है पहले वो जनरली परसेंटेज लिख लो। परसेंटेज कितनी है, 10, ठीक है। कमी हुई है तो घटा कर लिख दो 100 में से, कितना हो गया, 90 है। अब ये 1/9 आ गया और 1/9 बराबर कितना होता है, 11 से 1/9% के, या फिर 1/9 क्या है आपकी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। और जब आप 1/9 गुणा 100 इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 11 से 1/9%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। देखिए तरीके मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन हमें एग्जाम निकालने के लिए कोई 10-20 तरीके सीखने की जरूरत तो है नहीं कि बस हर क्वेश्चन के वो मेथड सीख लो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बस इतना सीखो लिमिटेड। क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, केवल मैथ्स तो है नहीं, आपको जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो इसलिए आप केवल इतना कंटेंट पढ़ो जितने की आपको ज़रूरत है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशियंट है आपके लिए। आपको ये करना आ गया तो आप मैथ्स में 100% मार्क गेन करेंगे। चलिए जी रफ करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया। 9, चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, उसकी खपत कितने % कम की जाए कि कुल खर्चे में कोई बदलाव ना हो। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर में क्या, चावल का मूल्य 25%। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, देखिए मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू होता है या बराबर होता है किसके, खर्च के। कैसे भाई, ये मान के चलो सेब का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है और हमने 2 किलो सेब की खपत करी तो हमारा खर्चा कितने का हो गया, 50 दूनी 100। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इसके लिए कोई इसे आप फॉर्मूले का नाम नहीं दे सकते कि एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नहीं है, तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि मूल्य की जब खपत में गुणा की जाती है, खपत का मतलब होता है कंज्यूम, कितना कंज्यूम करा हमने। तो मूल्य की यानी प्राइस की जब हम कंज्यूम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस आ जाता है। बात क्लियर। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि मूल्य 25% बढ़ गया। 25% की फ्रैक्शन ये बार बार इसलिए सोल्व कर रहा हूँ जिससे आपको एकदम डाउट ना रहे और चीज़ें प्रैक्टिस हो जाए जल्दी से। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने 100 से भाग कर लिया, तो यहाँ से कितनी फ्रैक्शन बन गई, 1/4। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मूल्य यानी कि प्रारंभिक प्राइस जो कितना था वो कितना था, 4 था। अब मूल्य बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, तो 4 से 5 हो गया। मूल्य कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी खपत के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मान के चलूँगा, मैं मान के चलूँगा खपत 1 किलो की है। खपत 1 किलो की है तो खर्चा कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। ठीक है भाई, 4 एकम 4। अब उसने बोला खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो खर्चा पहले था वही खर्चा अब होना चाहिए। तो देखिए पहले और अब का खर्चा बराबर हो गया,
तो अब मुझे एक बात बताइए, फिर वही बात खपत मुझे यहाँ से निकालनी है, खपत निकालनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे देखिए इक्वल है, इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इधर 5 है तो या तो इधर 5 होना चाहिए था, और इधर 4 है तो या तो इधर। तो हम इसे तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो उसने बोला कांस्टेंट है, इसे तो इतना ही रखना जरूरी है। लेकिन इसे कर सकता हूँ मैं, कैसे कि मुझे 4 चाहिए तो गुणा 4 कर दी, 5 पहले से है उससे भाग कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि खपत पहले 1 थी तो अब खपत कितनी हो गई, 4/5 हो गई। यदि पहले खपत 1 थी तो अब खपत कितनी हो गई, 4/5 हो गई। इसका मतलब कितने की कमी हो गई, कमी आप यहीं से निकाल सकते हो क्योंकि आपने यहाँ 1 माना हुआ है, आपने 1 माना हुआ इसलिए यहीं से कमी निकाल सकते हो कि 5 में से 4 रह गई खपत, तो खपत पे कमी हुई 1/5 की। 1 की कमी हुई 5 पर, समझ रहे हो ना। पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4, क्योंकि मैंने बताया अपॉन वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल यानी प्रारंभिक होती है। तो पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4, तो कमी कितने की हुई 1 की, और कितने पे हुई 5 पे। और 1/5 बराबर कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के, ये आपको पता है। आगे यहाँ से आंसर, और नहीं पता तो आप गुणा 100 करके सोल्व कर लोगे। ठीक, अब इसे फिर उसी दूसरे मेथड से भी करेंगे। चलिए देखिए 25% की वृद्धि हुई मूल्य में। मैंने बताया था सबसे पहले आपको परसेंटेज लिखोगे जो भी इसमें दी हुई है, जैसे 25% दे रखा तो 25 लिख लिया। अब वृद्धि हुई है तो बटे में 100 में जोड़ के लिख देंगे, और कमी हुई है तो घटा के लिख देंगे। वृद्धि हुई है तो इसलिए बटे में क्या हो गया 125, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100, 25 पंजे 125, और 5 से जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20%। तो एग्जाम के लिए तो आपका ये तरीका बेस्ट है, आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप ये ऐसे क्वेश्चन इजी हैं ये नहीं पूछे, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, और इन्हीं क्वेश्चनों को करके देखिए मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने रेलवे ग्रुप डी निकाला, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल निकाला, मैंने सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल निकाला, एमटीएस निकाला, सीएचएसएल निकाला। सही है, तो ये सारे एग्जाम जितने भी मैंने क्रैक किए तो ये भी ये सब यही चीज़ें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ही टिपिकल कोई चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ेगी तब आपकी जॉब लगेगी। देखिए आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस पे। कहने का मतलब यह है कि आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, और आपके इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चनों पर जाएंगे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में अगर हम अच्छा लेके चल देंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके चल देंगे, तो आपको मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमें तो कुछ नहीं आता। तो अभी तो आपको सब कुछ ऐसा लगना चाहिए कि आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। बचे हुए 10% क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये बस एक लैंग्वेज की बात है कि लैंग्वेज इसमें अलग अलग दी हुई है, बाकी क्वेश्चन सब सेम टाइप के हैं। तो देखिए इसमें ये एक सिनेमा घर की टिकटों की बिक्री 30% कम हो गई, तो टिकटों की कीमत कितने % बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो याद रख नहीं सकते कि मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्च, ये सब तो ये तो आपको जनरल स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें 3 टर्म दी हुई हैं, एक तो टिकट दिए हुए हैं, और टिकट का प्राइस दिया हुआ है, और एक इनकम दी हुई है। तो आपको सीधी सी पता है आय क्या होगी भाई। एक तो हमने मान लिया टिकट की कीमत, टिकट का मूल्य, ठीक है, और एक हमने मान लिया टिकट की बिक्री। बिक्री का मतलब है कि कितने टिकट बिके, 1 बिका, 2 बिका, और यहाँ हमने मान लिया हमारी जो आय हुई। सही है भाई, कोई ये फॉर्मूला नहीं, जनरल स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है भाई। ऐसा मान के चलो एक टिकट 20 रुपये का है, हमने सुबह से शाम तक 5 टिकट बेच दिए, तो हमारी कितने की इनकम हुई, 20 पंजे 100। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मूल्य की और बिक्री में गुणा की जाती है तो वहाँ से हमारी इनकम आती है। बात समझ पाए भाई, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, टिकटों की बिक्री 30% कम हो गई। अब 30% की फ्रैक्शन, 30% की फ्रैक्शन जो बनेगी आपकी बनेगी 3/10। ठीक है भाई, 3/10 बनेगी। इसका मतलब बिक्री यदि कम हुई है, हाँ जी कमी हुई है, कमी हुई है। इसका मतलब यदि पहले वो 10 टिकट बेचता था तो आज उसके 7 ही टिकट बिके, क्योंकि 10 का 30% कितना है 3, और 3 कम बिके, तो आज उसके कितने टिकट बिके, 7 टिकट बिके। अच्छा अब मुझे बताओ मूल्य, उसने इस क्वेश्चन में कहीं भी मूल्य की कोई बात नहीं कही गई, इसलिए मैं मूल्य कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने मूल्य मान लिया 1 रुपया, एक टिकट 1 रुपये का, 10 टिकट बेचे तो इनकम कितनी कर ली, 10 रुपये की। वो कह रहा है मूल्य में परिवर्तन बताओ, मूल्य कितना बढ़ा दें। सीधी सी बात है, अगर सेल कम हो रही है तो मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनकम बराबर रखनी है। तो वो कह रहा है उसका मूल्य कितना बढ़ा दे कि आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। और फिर बताया आय पर कोई प्रभाव ना पड़ने का मतलब ये है कि पहले वाली आय और अब दोनों आय इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 10।
तो अब मुझे एक कुल करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, दोनों बराबर होने जरूरी है। इसे मैं कर सकता हूँ 10 बना सकता हूँ, तो 10 बनाना है मुझे, तो इसने 10 से गुणा और पहले से 7 मौजूद है उससे भाग कर दिया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये 10 बराबर 10 ही बन रहा होगा। बात समझे? चलिए जी, अब देखिए मूल्य पहले कितना था, 1 रुपये, अब कितना होगा 10/7। तो सिंपल क्या समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ 1 मान रखा है, समझ गए ना? 1 क्यों मानता हूँ मैं हर बार, क्योंकि मैंने यहाँ 1 मान रखा था। मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि यदि पहले मूल्य 7 रुपये था तो अब 10 रुपये हो गया, यदि पहले मूल्य 7 रुपये था तो अब 10 रुपये हो गया। तो मूल्य में वृद्धि कितने की हुई? आप कहोगे जी 3 की होगी, करनी पड़ेगी 3 की, और कितने पे? 7 पे, 7 पे तो करनी पड़ेगी। तो 3/7 गुणा 100, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 करेंगे। बात समझ में आई? अब यहाँ से मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको। जैसे यहाँ 3/7 आया, अब इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए 1/7 आपको याद रखना पड़ेगा। 1/7 आपका कितने परसेंट के बराबर होता है? तो पहले सोल्व करके आपको बता देता हूँ। 1/7 को जब हमने सोल्व करा गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ से हम जब इसे सोल्व करेंगे 7 से कितनी बार जाएगा? 14 बार, 14 सत्ते 98 और 2। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि 1/7 बराबर होता है 14 से ही 2/7% के। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप थोड़ा सा टाइम अपना बचा पाएंगे। तो 1/7 बराबर 14 से ही 2/7। अब देखिए हमारा जब सोल्व करके कितना आया? 3/7 मिला, 3/7। तो मुझे पता है 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7, तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? 3 की, तो इसलिए मैंने 3 की गुणा कर ली और यहाँ भी 3 की गुणा कर ली। समझ गए? तो 14 3 42 और 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो गया 42 सही 6/7%। देखिए अभी तो आपको, देखिए अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखते टाइम हो सकता है आपको लगे कि जितनी देर में हमने ये सोचा इतनी देर में तो हम सोल्व कर लेते, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी आप सीख रहे हैं और सीखते समय मेरा मानना है कि आप जितना समय दे सकते हैं उतना समय दीजिए, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ ज़रूर आपका ये समय जो आपने दिया है ये ज़रूर काम आएगा। बहुत कम समय में आप इसे फिर कर पाओगे। देखिए कैसे, फिर से मैं एक बार और समझाता हूँ इसी बात को, कि जैसे 3/7 बन गया। अब मुझे नहीं पता 3 लेकिन मुझे 1/7 तो पता है ना। 1/7 बराबर कितना होता है? 14 से 2/7। मुझे ये 3/7, तो 3 की गुणा कर दी, 14 3 42 और 3 दूनी 6। भाई 3 की गुणा हमने कहाँ करी? इसमें भी करी 3 की गुणा और इसमें भी 3 की गुणा करी, तो 14 3 42, 3 दूनी 6, और हम और अदरवाइज हमें कैसा करना पड़ता? हम यहाँ गुणा 100 करते, फिर हम यहाँ लिखते 300, फिर हम यहाँ लिखते 300/7, फिर मैं इसे सोल्व कर रहा होता 7 5 7 चौक 28, 2 बचे 0, 7 दूनी 14 और 6। देखिए आना वही है, लेकिन समय लग गया ना। ये चीज़ें नहीं करनी है, समझ गए? समय समय पे बताते चलूँगा, उन चीज़ों को ध्यान रखना और अपना दिमाग कम चलाना। कभी सोचो इतना सीखेंगे इतना तो हम इसे सोल्व भी कर लेते, ठीक? तो जो चीज़ें बताई जानी उन्हें ध्यान से ज़रूर समझें। चलिए, तो इसे मैं दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, जो मैंने ट्रिकी मेथड आपको बता रखा है उसी से ही बता देता हूँ। और आप देखिए अपने बुक के भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्रिकी एक क्वेश्चन पर 2 पे लगेगी। तो देखिए इसने क्या बोला, 30% कमी हुई। तो सबसे पहले तो हमें परसेंटेज लिखनी है, 30 लिख लिया। कमी हुई, सीधी सी बात है, 100 में से घटा दो, 70 हो गया, और 30/70 गुणा 100। एक तरीका तो ये सोल्व करने का। दूसरा तुम यही समझ जाते, जब 30/70 बन गया तो हो गया 3/7। 1/7 बराबर 14 से ही 2/7%, और 3/7 बराबर 42 सही 6/7%। इजीली सोल्व कर लेते हैं आप 42 सही 6/7%। यानी कि मैं कह सकता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक है राम और एक है श्याम। तो इसने हमसे बोला है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। या तो फ्रैक्शन से कर लो या फिर 100 मान के कर लो, है ना? चलो मैं 100 मान के बता देता हूँ। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, यानी यदि श्याम का 100 है तो राम का कितना होगा? 125। देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। श्याम के वेतन से 25% अधिक है राम का वेतन, तो यदि ये 100 है तो ये 125 हो गया। अब यहाँ से जब मैं इसे अनुपात में कन्वर्ट करूँगा तो 25 5 125, 25 चौका 100, आ गया 5:4। यहाँ से हम दोनों का रेशो बना लिया, दोनों की जो इनकम है उनका रेशो बना लिया। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? श्याम का वेतन राम के वेतन से, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा जरा, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब यहाँ एक बात ध्यान देनी है आपको
कि देखिए जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो इसका मतलब है हमने तुलना उससे करी है, और जिससे हम तुलना करते हैं उस वैल्यू को हमेशा ही बटे में रखते हैं। ठीक है भाई, जिस वैल्यू के साथ का या से लगा हो इसका मतलब होता है आधार वैल्यू, बेस वैल्यू है, और जो बेस वैल्यू होती है उससे हम करते हैं तुलना। तो तुलना हमेशा अपॉन में आएगी। तो उसने क्या बोला कि राम के वेतन से, तो राम का वेतन कितना भाई 5, तो पहले तो हमने 5 बटे में लिख लिया, बताया मैंने अभी आपको, क्योंकि तुलना हमने 5 से करी है। और या फिर ऐसे ट्रिक के तरीके से याद रखो कि जिस वैल्यू के साथ से या का लगा हो वो वाली वैल्यू बटे में आएगी, ऐसे याद रख लो। अब देखिए उसने पूछा कम, यहाँ देखिए ये दो चीज़ें होती हैं, या तो आपसे पूछेगा कम या अधिक पूछ रहा होगा, या फिर ये पूछ रहा होगा राम का वेतन श्याम का वेतन का कितना % है, सिंपली। तो अगर उसने हमसे कम या अधिक की बात कही है तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और यदि कम या अधिक की बात नहीं कही है तो हम डायरेक्टली वो, देखिए मैं 2 लैंग्वेज बोल रहा हूँ, दोनों को ध्यान से समझना। पहली लैंग्वेज से हो सकती है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने % है, श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने % है, तो राम के वेतन का श्याम का वेतन कितने % है, हम ऐसे सोल्व करते हैं। बात क्लियर? अच्छा, लेकिन इसने हमसे ऐसा तो बोला नहीं, इसने बोला है राम के वेतन से श्याम का वेतन कितने % कम है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं श्याम का वेतन राम से कितने % कम है। तो जिस वैल्यू के साथ से या का लगा हुआ वो वैल्यू तो बागी बटे में। अब कम देखो कितना कम है, 5 और 4, यानी राम का 5 है श्याम का 4 है। तो ये बताओ श्याम का वेतन कितना कम है राम से, 1, और 1/5 बराबर कितने का होता है, 20% के। आ गया आपका आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो मैं तुम्हें ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ उसे देखो। इसने मुझे बोला, पहले कंडीशन में दे रखा जी 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो इसका मतलब हो गया सबसे पहले वो परसेंटेज लिख दो 25, अधिक है तो हमें जोड़ के लिखनी है, तो ये कितना हो गया 125। अब 25 से कितनी, एक बार हो रही 5 बार, 1/5 बराबर 20% के बराबर होता है, 1/5 होता है 20% के बराबर, नहीं पता तो गुणा 100 करके परसेंटेज में चेंज कर लो। तो जब हम इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे गुणा 100 करके, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है जी। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए। चावल की कीमत 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपये हो जाती है, तो खपत में आवश्यक परिवर्तन खोजें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप नोट करें तो नोट कर सकते हैं, और नोट करना जरूरी है। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप नोट करोगे, इस प्लेटफॉर्म से नहीं करोगे, कहीं और से करोगे, नोट तो करना पड़ेगा भाई। अच्छा, चावल की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाती है, खपत में आवश्यक परिवर्तन खोजें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, खुद करोगे। क्वेश्चन लिख चुके होगे, नहीं लिखा है तो क्वेश्चन वीडियो बैक करके देख लें, क्योंकि कई क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप के, तो खुद कर लेना। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और टाइप हम 4th करेंगे। टाइप चेंज कर दिया और अब हम टाइप करेंगे 4th, और क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 13। चलिए जी, एक आयत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब तक क्या था, वो एक साइड में परिवर्तन करता था, एक पहलू में परिवर्तन करता था और ओवरऑल सेम रखता था, तो दूसरे में परिवर्तन पूछता था। इस बार उसने दोनों में परिवर्तन कर दिया और फिर ओवरऑल जो इसमें परिवर्तन हुआ वो पूछेगा। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, या फिर आपने एक नाम सुना होगा रामबाण फॉर्मूला, आप उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह आपको पता होने चाहिए, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना तो रामबाण लगता सेट होगा। देखिए, आंसर तो दोनों से सही आएंगे, आप किसी भी एक मेथड को सीखकर सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, सभी का आंसर सही आएगा, लेकिन केवल आंसर आना मकसद नहीं होता ना भाई, केवल आंसर आना मकसद नहीं है, मकसद है कि समय से क्वेश्चन सॉल्व होना। तो इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए, और इस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि क्यों आपको दोनों मेथड आने जरूरी हैं। ठीक है जी। चलिए जी, तो देखिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब देखिए, उसने बोला लंबाई में 18% की और चौड़ाई में 12% की वृद्धि हुई। या तो आप अपने आप से मान लो, लंबाई चौड़ाई 100 मान लो, या फिर अगर आप
फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो 18% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 9/50। 9/50 और ये 50 क्या है, ये 50 है आपकी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि प्रारंभिक लंबाई कितनी है 50। 50 का 18% कितना है 9। 9 की वृद्धि होगी तो अब लंबाई कितनी होगी 59। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब चौड़ाई में कितने परसेंट की कह रहा है, चौड़ाई में हुई 12% की वृद्धि। 12% की होगी 4×12 और 3/25। 12% की जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी ये बनेगी 3/25। ठीक है जी। चलिए 3/25 बन गई। और इसका मतलब क्या है कि यदि पहले चौड़ाई 25 थी, यानी इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, प्रारंभिक वैल्यू 25, और 25 का 12% कितना है 3। 3 की वृद्धि होगी तो अब चौड़ाई कितनी होगी, 25 और 3 28। तो अब हम पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे और नया क्षेत्रफल निकालेंगे और प्रतिशत परिवर्तन कर लेंगे। तो अब पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25×5 125, 1250 हो जाएगा अब। ठीक है जी। और नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें गुणा करनी है, किसकी गुणा करनी है, 59 की गुणा करनी है 28 में। तो 59 की गुणा जब हम 28 में करेंगे तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 28 ये सीधा हो गया या 1400, और ठीक है ये आ जाएगा आपको गुणा करके 1652। ठीक है भाई, 1652 आ गया। तो आप देखो वृद्धि कितने की हुई भाई, वृद्धि हुई आपकी 250 से 650 हो गया, तो ये पूरा 400 हो गया, 402 की वृद्धि। और 402 की वृद्धि हुई कितने पे, 1250 पे। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। 25×5 125, 50 25 चौका 100, ये आ गया। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लो। क्यों करें 2 की गुणा, क्योंकि बटे में अगर 100 बना होगा तो बस इजीली हम गुणा करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बना, 4 दूनी 8। समझना भाई थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 8 बटे यहाँ हो गया 100। मैंने इसे 100 बना लिया। जैसे ये बन रहा था 402/50 गुणा 4, मैंने बोला इसे 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए जब नीचे गुणा करी 2 की तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी 2 की। तो ये 402 की और 4 दूनी 8 में गुणा करनी है बटे 100, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, तो 3216/2 है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 32.16%। समझ गए जी, थोड़ा कट गया कोई बात नहीं, समझ लो यहाँ पे। तो इन दोनों की जब हमने गुणा करी 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 3216 बन गया। और 3216 क्योंकि बटे में 100 है इसीलिए तो 100 बनाया था, जिससे 100 में करना पड़ा। 32.16 आ गया परसेंटेज। लेकिन ये तरीका आपका गलत हो गया। अब सोचो, इस मेथड से हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते तो बस यूँ ही क्वेश्चन हो पाता, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वैसे ही भाई इतना मेंटली प्रेशर होता है और ऐसी में मिस्टेक होने के बहुत चांस है। सही है ना। तो देखिए इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अगर आपको दोनों मेथड आते हैं तो आप क्वेश्चन को किसी ना किसी भी तरीके से इजीली करके ले जाएंगे उसे। तो देखिए मैं इसका तरीका क्या बताना चाहूँगा। यहाँ हम इस तरीके से फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ हम फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें यहाँ किस तरीके से करना है, हम यहाँ करेंगे रामबाण वाले फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले का देखिए कैसे यूज़ करेंगे, +-x +-y +-x × y/100। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, नोट कर लें। ठीक है जी। तो वृद्धि हो तो प्लस और कमी हो तो माइनस, दोनों जगह वृद्धि हो तो प्लस प्लस ही रहेगा। तो +18 +12 +18 × 12 18 दाम 180, 18 दूनी 36 216 बटे 100। जब बटे में 100 है, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हटाओ, ऊपर 2 अंक, इधर से 2 अंक गिनो और पॉइंट घेर दो, तो 2.16। तो 18 और 12 कितना होगा 30, 30 और 2 32, 32.16%। तो अब आप समझे कि क्यों हमें दोनों तरीके आने चाहिए। आपने पहला भी मेथड देख लिया और इसे भी देख लिया। तो इस टाइप को जब हम कर रहे हैं, देखिए टाइप जो हमारे 4th टाइप है, इसमें मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही, देखिए प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस इसी चीज़ का नाम है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता चल जाए कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन तो करना एक अलग बात है, लेकिन एक सही तरीके से करना वो आना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में 100% मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये मैंने क्या समझाया, ये पहला टाइप, ये जो टाइप आपका 4th टाइप है, इसका केवल पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो बाकी कल हम देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है अभी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, ज़्यादा देर आपको पढ़ने की हैबिट शायद हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता ना कि कॉमेडी वीडियो तो आप कितनी भी बड़ी देख सकते हो, तो एजुकेशनल वीडियो थोड़ी छोटी छोटी ठीक है। तो इसी टाइप के कल को हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर मैं आपको कल हम ये
डेफिनेटली क्वेश्चन देखते ही ये सीख चुके होंगे कि अच्छा हमें फ्रैक्शन मेथड से जाना है या हमें रामबाण वाले से करना है। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको एक बेस्ट मेथड दिया जाएगा और आप एग्जाम में 100% मार्क्स गेन करेंगे। मैं फिर से वादा करता हूँ आपसे कि आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका मैथ्स में 100% स्कोर गेन होगा। और मैं आगे आने वाले दिनों में अपने जैसे भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक करे उनकी रणनीति आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि मैं मैथ्स के थोड़ा सा मैथ्स आपको कमांड कराऊंगा, फिर रीजनिंग भी करा दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो कि केवल मैथ्स पे आप एक बार कमांड करो। थोड़ा थोड़ा हमारा चैनल आपका देखिए काम क्या है। कल आप देखिए जो अभी इस वीडियो तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं उनके लिए पहली बात तो धन्यवाद, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पहले गायब हो चुके होंगे। ठीक है जी, क्योंकि ना तो पढ़ाने का बहुत अच्छा स्टाइल है और वीडियो तो जैसी बन रही है रोशन है। आजकल सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ना पसंद करते हैं, ये तो फिर भी वाइट बोर्ड ही है ना। तो दूसरी बात कि मैं आपको ये बता रहा था कि एक ही दिन में आपने देखिए 100 सब्सक्राइबर तो कर दिए हमारे। तो अपनी फैमिली को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते रहो। इसे कैसे भी करके 200, 300, 400, 500, 1000 तक पहुँचाओ। उसके बाद हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे, अपनी बताएंगे आपको। तो तभी अच्छा असली मजा आएगा पढ़ने में, तब तक जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, जब तक हमें रिकॉर्डेड वीडियो ही डालनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा सही लग रहा हो, बहुत अच्छा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सही होगा और सुधार भी आपको मिलेगा। देखिए आज आपको थोड़ा कैमरे में सुधार मिल रहा होगा ना, ये वीडियो लाइटिंग की भी थोड़ी सी मैंने की थी व्यवस्था और मैंने देखा कि भाई वीडियो भी अपनी ठीक से कवर होनी चाहिए पिछली वीडियो से, तो सुधार भी आपको मिलेगा। और मैं उन सभी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं भाई जिन्होंने कल वाली वीडियो पर अच्छे कमेंट करे और मुझे प्रोत्साहन मिलता है इन चीज़ों से। आगे भी ऐसी कमेंट करते रहें, अपनी समस्याएं कमेंट में ज़रूर रखें। मैं कमेंट देखता हूँ, एक एक कमेंट देखता हूँ और कल वाली वीडियो जो भी होगी उसमें मैं आपका नाम लेकर बताऊँगा। अगर किसी की कोई समस्या हुई तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, और सॉल्व भी करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, तो अगले वीडियो में देखते हैं अगले क्वेश्चनों को आगे के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।